क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गए थे हम लोगों के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के जो नियम है उनको एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन करना है। अभी आई थिंक कि पिछले ही सेट में हमने ये किया है किरचॉफ के नियम। मैं इसमें देख रहा हूं, ये चौथे के गा में किया गया था इसको। ठीक है, तो आप इसे वहीं से देख लें। लास्ट सेट जो XT आपको कराया गया है, XT में जो क्वेश्चन नंबर 4 गा है उसमें किरचॉफ के नियम लिखे गए और उसका जो एग्जाम्पल है वो करके दिखाया गया है आपको। तो इसको हम नहीं करेंगे, अब से अपने आप कर लें भाई। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। ये एक न्यूमेरिकल है, तो हम पढ़ रहे हैं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड है। तो कुछ बातें दे करके आपसे उन्होंने न्यूमेरिकल बनाया और कुछ बातें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि दिया क्या गया है। ठीक है, दिया है में सबसे पहले हम फिर से पढ़ रहे हैं, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। आपको याद होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो स्मॉल n की वैल्यू आपको दी गई है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अच्छा, हालांकि इसमें यूनिट कुछ गलत लिखी हुई है, प्रति का निशान भी लगा है, मीटर की पावर -3 भी लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ आप ऐसे लिखिएगा 20 सेंटीमीटर लंबाई, जो चालक तार की लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। लंबाई को मीटर में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये लंबाई हो जाएगी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि एरिया दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू दी गई है। हमने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो चीज ज्ञात करनी है वो करंट मालूम करनी है, अभी हम उसको बाद में लिख देंगे। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। जो कंडक्टर है, जो तार है हमारे पास, उसके दोनों सिरों के बीच 4 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, आप याद करें गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया गया था और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है तो म्यू E लिख सकते हैं आप, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, पर वोल्ट पर सेकेंड। इतनी सारी चीजें दी गई हैं और आपसे करंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं, ज्ञात करना है।
हमें ज्ञात करना है चालक तार में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। देन I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए बेटा, करंट के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NEA VD। ठीक, N की वैल्यू हमारे पास है, E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सब लोग जानते हैं, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी गिवन है, VD है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली हमको नहीं दी गई है बट विद द हेल्प ऑफ म्यू ई वी और जो क्वांटिटीज हैं उनकी मदद से VD हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस फाइंड आउट करने का है, अभी पहले मुझे VD फाइंड आउट करना पड़ेगा। VD निकाल लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें वैल्यू लिखकर सब मान निकाल लेंगे, फिर हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं गतिशीलता का सूत्र लगाता हूं और चाहे तो मैं एक फिगर भी बना सकता हूं। ये मैंने एक कंडक्टर बना दिया और इस चालक के ये दोनों सिरे जो हैं ये एक बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। जो बैटरी है उसका वोल्टेज है 4 वोल्ट, इसकी लेंथ वगैरह सब आपको दे दिया गया है। ये सिरा A और ये सिरा B है। ठीक, गतिशीलता का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद होगा। गतिशीलता किसको बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं चालक तार के दोनों सिरों के बीच एकांक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने उनमें अनुगमन वेग आ जाता है उसी को हम उनकी गतिशीलता बोलते हैं। फिर से, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने अनुगमन वेग से चलते हैं वही उनकी गतिशीलता कहलाती है। और गतिशीलता का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, VD अपॉन E। ठीक, हमको VD चाहिए तो हम E इधर भेजे दे रहे हैं, देन VD इज इक्वल टू म्यू E मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल E। अब एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमको E भी नहीं मालूम। देखो, इतनी सारी चीजें दी गई हैं लेकिन हमें E के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई, हमारे पास E को फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है E को फाइंड करने का, V अपॉन L। आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू DV अपॉन DX या DV अपॉन DL, तो वहां से E इज इक्वल टू V अपॉन L कर लेंगे। अब VD इज इक्वल टू म्यू E की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो ये वैल्यू लिखनी है हमको, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, V इज 4 वोल्ट अपॉन L, लेंथ इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 5 जार 20, 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 0.9 टाइम्स में, 5 9 जार 45 और 4.5 है तो 0.9। इस तरह से जो VD की वैल्यू निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, वो आएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -6, ये है -2, ये ऊपर आएगा तो -6 + 2। इस तरह से VD की वैल्यू हो जाएगी 0.9 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, ये अनुगमन वेग आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। यूनिट क्या होगा अनुगमन वेग का, मीटर पर सेकेंड। यूनिट ना भूलिए लिखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिक्स में। अब हमें तो चालक तार से बहने वाली वैद्युत धारा पता लगानी है, तो तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए।
अब तांबे के तार से प्रवाहित धारा के लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। क्या फॉर्मूला होगा? I इज इक्वल टू NEAVD। अब वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। n की जगह पर ये लिखना है मुझे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, -10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड VD 0.9 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 पंचे 80, कितना हासिल हुआ? 8। 16 अट्ठे 128 और 8 136। 2 नंबर पे दशमलव 13.6 इंटू, फिर ये भी आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.9 ही रहेगा, इंटू 10 टू द पावर। देखो बेटा, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस सब जुड़ जाएंगे। तो -19 और -4 -23, फिर -4 -27 और ये +28, तो पावर 1 बचेगी केवल, है ना? 10 की घात 28 और ये सब मिला के 10 की घात -27, तो पावर 10 की घात 1 बचे। अब 10 की घात 1 हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहने दो। इसको मल्टीप्लाई करवा दो अब इससे। 9 6 जार 54, कैरी 5, 9 3 जार 27 और 5 32, कैरी 3, 9 1 जार 9 और 3 12। दशमलव कितने नंबरों पर? 1 और 2, 3 नंबर पे दशमलव, और 1 0 इसका भी बढ़ेगा। अच्छा, अभी तो ये वाला 0 इसका था, इसका भी आएगा। अब 3 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे, इतने एम्पियर करंट आ जाएगी। इस तरह से जो ये कंडक्टर है हमारे पास तांबे का, कॉपर कंडक्टर में 122.4 एम्पियर की धारा बहेगी, प्रवाहित होगी उसमें से। और ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 खा 122.4 एम्पियर, आंसर भी हमारा मैच कर रहा है, ठीक है? तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 खा को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 गा। आप क्वेश्चन नंबर 4 गा जब पढ़ेंगे तो मिल रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। वैसे जब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा तो 2021 के लिए हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं थी, तो हमने बेसिक क्लासेस में भी इनको स्टडी नहीं किया है, तो इनको हटा दीजिए। आप आ जाते हैं 4 घा पे सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 घा आंसर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पाश या लूप कह सकते हैं आप। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही लूप है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.50 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ठीक है, मैं इसको पहले आपको फिगर बना के दिखाता हूं। आप देखिए, याद होगा जब आपने पढ़ाई की तो ये चीज आपको पढ़ने का मौका मिला था। ये एक लूप है, इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r,
और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, ऐसे यहां से जाती है और ऐसे करंट आ जाती है, ठीक है। और ये इसकी अक्ष है, सेंटर से जो जाए, अगर ये वृत्ताकार लूप है तो उसके सेंटर से जाने वाली और वृत्ताकार लूप के तल के लंबवत जो भी लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन इसकी अक्ष कहलाएगी, एक्सिस। इसका डेरिवेशन भी आपने किया हुआ है पूरा, ठीक है। आप चाहें तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, आपकी कॉपी में भी है, और अगर कॉपी से कम समझ आता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसकी वजह से ये सेंटर मान लिया हमने इसका C, ये इसकी अक्ष है, अक्ष, ये त्रिज्या है इसकी। अक्ष पर यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या गया है। तो हम ये लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पाश। अब आप बताओ मुझे, हाँ, सेंटर से फिर से वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष पर उसके केंद्र से जितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम करनी होती है, वो डिस्टेंस आप याद करें, एक्स से लिखा गया था। और वो इसलिए क्योंकि हमने इसको एक्स अक्ष पे माना है, तो एक्स से लिख लिया हमने, बस, और कोई फर्क नहीं। तो लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्या आप बता सकते हैं त्रिज्या को हम कैसे से लिखें? आर से। आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। प्लीज कन्वर्ट इट इनटू मीटर by multiplying 10 to the power -2। वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B एट द सेंटर, BC मतलब B एट द सेंटर, ठीक है, 0.50 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर बन रहा है, सेंटर पर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर। अब केंद्र से अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर, तो क्या आप बता सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर क्या है? एक्स की वैल्यू नहीं है ये, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। नहीं समझ आया? ये x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है, ये समझ आ गया कि नहीं? ठीक। इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। यहां पर जो पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगाना है, मीन्स आपको ज्ञात करना है। देखो इतनी चीजें तो दी गई हैं हमको, इसके बाद हमको ज्ञात करना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके, ये हमको मालूम करना है। तो ठीक है, अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चीजें दी गई हैं, जो ज्ञात करना है, सब अब आपके सामने है, केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या आपको याद है वृत्ताकार धारावाही पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B एट द सेंटर इज इक्वल टू μ0/2 I/r। यही तो होता है, ठीक है। अगर यही वृत्ताकार कुंडली होती तो उसमें एक से ज्यादा फेरे होते, तब हमको लिखना पड़ता μ0 NI/2r। अच्छा, B एट द सेंटर, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है,
0.50 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इसको यहीं रोक दो। हमें तो जो मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है ना, वो इसकी अक्ष पर, इस पॉइंट पर पता लगाना है। तो वृत्ताकार धारावाही पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर पॉइंट P है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू याद है किसी को? इसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद है? अच्छा भाई, वैसे तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2 होता है। कुछ ऐसा डेरिवेशन हुआ है? नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए तो डेरिवेशन भूल गए आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल मिल रहा है, डेरिवेशन भी आता है इस पर आधारित। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज ये है कि क्योंकि ये केवल वृत्ताकार पाश है, लूप बना हुआ है, इसलिए फेरों की संख्या इसमें कितनी होगी? 1। तो n की जगह 1 लिखोगे तो n डिसअपीयर हो जाएगा यहां से, और ये आएगा म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ आ गया आपको? अब हम चाहें तो इसमें एक काम कर सकते हैं बेटा, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं हम ऐसा? इसलिए ताकि म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर बन जाए, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर बन जाए, फिर हम उसका डायरेक्ट इतना मान लिख देंगे। नहीं तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू लिखिए, आर के लिखिए और पहले आई कैलकुलेट करिए, फिर वहां रखिए जा करके। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, दोनों सही है। फिर से एक मेथड क्या है, इसको कैलकुलेट करो और क्या फाइंड आउट करिए? आई, और आई रखो, आर वगैरह सब आपको मालूम है। या तो एक तरीका ये कर सकते हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो और म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर की वैल्यू सीधे ही नोट कर दो और बाकी चीजों के मान लिख दो। ठीक है, तो जो आप बताएं वो हम कर दें। आई का मान निकाला जाए, पहले मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आर से अंश और हर में गुणा करवा दिया, तो बीपी की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ऊपर क्या रह जाएगा? आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा? आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसकी जगह पर सीधे सीधे वैल्यू लिखेंगे 0.50 इंटू 10 टू द पावर -4, तो लिख देंगे 0.50 इंटू 10 टू द पावर -4। इसकी जगह आर क्यूब 12 का क्यूब करिए, 12 का क्यूब क्या होता है बताइए? 1728। देख लीजिएगा भाई आप लोग, इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि घात का जब क्यूब करोगे तो ये -8 नहीं होगा, घात 3 गुना हो जाएगी केवल, तो -6 हो जाएगी। तो 1728 गुणे 10 की घात -6 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर करिए, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। एक्स का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर -4, 25 इंटू 10 टू द पावर -4, और उसकी भी पावर
3/2 आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 0.50 को इससे देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ। 0.5 का मतलब होता है आधा। तो चाहे आप 1728 का आधा कर दो या तो फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा कर दो। देखो आप गुणा करोगे 1728 का हाफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आधा करोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौके 8 गुणे 10 की घात -10, -4 -6 -10। इनको बेटा जोड़ेंगे, 144 + 25 169, तो 169 × 10⁻⁻4, 169 × 10⁻⁻4 और इसकी पावर निकालेंगे 3/2। 3/2 पावर आपको पहले भी शायद मालूम होगा। आप दो काम कर सकते हैं, या तो पहले क्यूब करके बाद में वर्गमूल ले लें, या पहले वर्गमूल लेके बाद में क्यूब कर दें। तो यहाँ पहले वर्गमूल लेकर के बाद में क्यूब करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहले वर्गमूल लेओगे इसका तो कितना आएगा, 13 × 10⁻⁻2, 13 × 10⁻⁻2। इसके बाद उसका क्यूब करेंगे आप, ये 864 गुणे 10 की घात -10 बटे ये आ जाएगा 13 का क्यूब गुणे 10 की घात -6। तो 13 का क्यूब कर सकते हैं 2197, ठीक। अच्छा, क्या ये 13 से कट जाता, 13 छंग 78, नहीं कटता, 78 8 बचते 84 होता, 13 के पारे में 84 नहीं आता, ठीक है, नहीं कटने दो आप। और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, और ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -4, 864 बटे 2197 गुणे 10 की घात -4। अब 2197 से उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें जो आंसर दे रहे हैं वो एक काम कर लेते हैं बेटा, एक जीरो बढ़ा दो, इसमें एक पावर माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, 8640 × 10⁻⁻5/2197। अब 2197 से भाग कर देते हैं, 8640 भाग करिए, 21 चौके 84, 3 बार लगभग जाएगा लेकिन 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 9 27 और 2 29, हासिल लगे 2, 3 1 कम 3 2 5 और 3 दूना 6। 10 में से 1 गया 9, 13 में से 9 गए 4, 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 6 गए 2, ठीक है। अब ये छोटा आ गया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज कर दिया, अब तो लगभग ये 8 या 9 बार लगभग चला जाना चाहिए। 9 बार पहले देख लेते हैं करके, 9 सत्ते 63, हासिल लगे 6, 81 6 87, हासिल लगे 8, ने कम 9 8 17, हासिल लगा 1, 18 1 19, 9 टाइम्स आ जाएगा। इस तरह से बुआ बीपी, बीपी मीन्स नॉट ब्लड प्रेशर, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई भैया, 3.9 × 10⁻⁻5। चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, टेस्ला भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम टेस्ला लिख देते हैं, ठीक है। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं। और इस तरह से ये 5वें का घाव हो गया। देखो इसमें न्यूमेरिकल का क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है आपको इस सेट में।
अब ये मुझे बताएं समझ आया कि नहीं आया। तो ज़रूरत है अगर तो फिगर वगैरह बना दो, ये बहुत अच्छा होगा। इससे टीचर के माइंड पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है कि आपने कॉपी नहीं किया, आपको पूरा आता है और आपने समझ कर किया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 अंगा, लिखा है x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र EY इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर इंटू साइन ओमेगा अंडर ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन सी से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि y दिशा में 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करने पर, मतलब YH की दिशा में वो इतनी चाल से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात करिए। ठीक, देखो सबसे पहले में जो चीजें मुझे दी गई हैं उनको हम नोट करेंगे। दिया है हमको विद्युत क्षेत्र की एक इक्वेशन दी गई है, EY इज इक्वल टू 300, उसके बगल में जो V अपॉन एम लिखा है ना, वो केवल इसका यूनिट दिखाने गया है और उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप चाहें तो मत लिखें उसको। 300 साइन ओमेगा बाहर है और T माइनस एक्स अपॉन सी, ये इक्वेशन है। वही वोल्ट पर मीटर आप यहां लिख दीजिए, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इक्वेशन है। और बेटा आप देख सकते हैं EY का मतलब समझते हैं आप, EY का मतलब है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो Y अक्ष की ओर है। अभी हम इसका फिगर बनाते हैं, उससे और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक इलेक्ट्रॉन के Y दिशा में, इलेक्ट्रॉन का Y दिशा में वेग, तो इलेक्ट्रॉन का Y दिशा में वेग दिया है 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत वाहक बल, इतनी चीजें आपको दी गई हैं और इसके बाद कुछ चीजें आपको ज्ञात करना है, जैसे अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल। अधिकतम विद्युत बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स मैक्सिमम, ये आपको ज्ञात करना है। इसके बाद अधिकतम चुंबकीय बल भी ज्ञात करना है। अधिकतम चुंबकीय बल, ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, समझ आया? मैंने मैग्नेटिक के लिए बी का इस्तेमाल किया है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए ई का, मैग्नेटिक के लिए बी का, और दोनों ही फोर्सेस मैक्सिमम चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना के आपको क्लियर करूं। इन्होंने बोला एक्स दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी गति की दिशा क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई अक्ष की दिशा में है। अब आप तो इतना जानते ही हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनमें तरंग संचरण की दिशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर लंबवत होती है, ये सबको याद है। इसलिए अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा चुंबकीय क्षेत्र, और
ये तीनों आपस में कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे तीनों के तीनों, सबके बीच आपस में 90 90 90 एंगल बनेगा। तो इधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब हम इसको हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना है, ये चीजें पता लगानी है हमको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप इसको नोट करें, और इसको नोट करने के बाद ई वाई इज इक्वल टू कितना है? 300 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। सबसे पहले इस इक्वेशन से कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं, तो हम इसकी तुलना वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम इसकी तुलना करना चाहते हैं। ठीक, क्या तुलना करेंगे तो आएगी ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स। एक्स अक्ष की धन दिशा में जा रही है ना वेव, इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। विद्युत चुंबकीय तरंग है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों सही है। एक्स अक्ष की धन दिशा में अगर जाएगी तो फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यही एक्स अक्ष की ऋण दिशा में जा रही होती तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता। ठीक है, इससे तुलना करवा देंगे कि तुलना इससे करने पर, बेटा जब तुलना करोगे मेन मकसद मुझे ई नॉट को फाइंड आउट करना है। ई नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतनी वैद्युत क्षेत्र की, अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता है। आप याद करें इस फॉर्मूले में जो ई नॉट होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, हमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए, इसलिए एक फॉर्मूला और अब जानते होंगे, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक फॉर्मूला ये भी था, यहां से कैलकुलेट करके बी नॉट निकालना चाहते हैं बेटा, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट 300, c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे इसको कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स में। देखो ये 10 टू द पावर 2 हो गया, ये 10 टू द पावर 8 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, -8 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड जो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र है वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र भी आ गया, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र भी आ गया। इसलिए अब देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, जिसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन वाई अक्ष की दिशा में 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में v वेग से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम वैद्युत बल, हमने इसका डिस्क्रिप्शन क्योंकि यहां लिख दिया है इसलिए वहां नहीं लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम वैद्युत बल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या आपको याद है कि अगर कोई Q आवेश का कण E तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उस पर कितना बल लगेगा? Q इंटू E। अच्छा, आपको यहां पर आवेशित कण कौन सा? इलेक्ट्रॉन, तो E का आवेश लिखेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो E लिखें कि E नॉट लिखें? क्यों? क्योंकि अधिकतम बल चाहिए तो तीव्रता भी कैसी चाहिए मुझे?
अधिकतम चाहिए, इसलिए E is 1.6 into 10 to the power minus 19 and capital E naught 300 वोल्ट पर मीटर। तो हम इसकी जगह पर 300 वोल्ट पर मीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। कैसे? इसके दोनों जीरो हमने इस पे जोड़ दिए तो वो माइनस के 17 बना लिया और 3 जो बचा उसको इससे गुणा करा दिया। तो इस तरीके से ये बल आ गया। बल का यूनिट क्या होता है? बल का यूनिट होता है न्यूटन। तो इतना इलेक्ट्रॉन पर इतना अधिकतम वैद्युत बल अप्लाई होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय बल भी तो निकालना है बेटा। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो भी कैसा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। क्या आप बता सकते हैं कि किसी आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर कितना बल लगता है? क्या सूत्र लगेगा उसके लिए? नहीं मालूम? क्यू नॉट बी नॉट इंटू ईवी। हाँ, लेकिन वैसे अगर क्यू आवेशित कण है, v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और उसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है, तो क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला आता था, है ना? वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यू वी बी साइन थीटा से फॉर्मूला आपने सही बताया, लेकिन हम यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि आपको मालूम चले कि वो कहां से आ गया। अगर अचानक मैं उसको लिख दूंगा तो आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज प्रॉब्लम करेगी कि अचानक आपने ये फॉर्मूला कहां से नोट कर दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे पूरा बेसिक से उसको समझ आएगा। क्यू की जगह पर कौन है? ई, वेग v है, और b क्या है? b नॉट। क्योंकि मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए मुझे। अच्छा, साइन क्या आपको याद है? थीटा क्या है? आंसर है वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनके बीच का कोण। अब आप मुझे बताइए वेग किस तरफ है इलेक्ट्रॉन का? y अक्ष के अनुदिश। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, z अक्ष के अनुदिश। अब y और z इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है? सब लोगों को मालूम है, इसलिए थीटा की जगह पर क्या नोट कर देंगे? 90 डिग्री। ई की जगह ई की वैल्यू नोट करिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बी नॉट इज 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला, 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। साइन 90 इज 1। ओ सॉरी, ई लिखा, बी नॉट लिख दिया, वी लिख दो साथ में, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसे कैलकुलेट करिए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और माइनस 6 माइनस 25, माइनस 25 प्लस 7 माइनस 18। तो इतना अधिकतम चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ओ न्यूटन तो लिख दो, न्यूटन। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उसका उत्तर देखें बेटा। इसमें फिर से एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी सुनिए। लिखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कुछ चीजें नोट करेंगे जो चीजें हमको दी गई हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब हम अवतल लेंस को एयर में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी
एवं प्रकृति ज्ञात करिए। आपको फोकस दूरी भी द्रव के भीतर पता लगानी है और नेचर भी पता लगाना है। मतलब क्या अगर ये हवा में अवतल था तो द्रव में डूबने के बाद भी अवतल है, और अगर ये हवा में अवतल था तो क्या द्रव में डूबने के बाद उत्तल हो गया, या समतल प्लेट की बात व्यवहार कर रहा है। ये भी आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लिखता हूं 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस कांच का बना होगा, उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे NGA 1.5। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और ये एक अवतल लेंस है कि वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये जो लेंस है इसकी एयर में जो फोकल लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, अब एक द्रव का अपवर्तनांक भी दिया गया है हमको। द्रव का अपवर्तनांक है एयर के रिस्पेक्ट में दैट इज 1.6। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.6 है। द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी, आपको इतनी सारी बातें दी गई हैं, तो फिर ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है द्रव में लेंस की फोकस दूरी। द्रव में लेंस की फोकस दूरी हम इसको FL से प्रदर्शित कर लेंगे। FL इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ इन लिक्विड एंड दिस इज फोकल लेंथ इन एयर। और इसके बाद द्रव में लेंस की प्रकृति भी पता लगानी है। द्रव में लेंस की प्रकृति, लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा ये भी बेटा पता लगाना है आपको। अब हम इसमें से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या आपको याद है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो कि फोकस दूरी, अपवर्तनांक और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का एक रिलेशन देता था। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंस निर्माता सूत्र। तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या लेंस निर्माता सूत्र लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μGA - 1। एयर में, वायु में उसकी फोकस दूरी का ये सूत्र होता है 1/r1 - 1/r2। देखो इसमें R1 R2 क्योंकि ना तो गिवन है और ना हम यूज करेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि अवतल लेंस ऐसा रहेगा और अवतल लेंस में R1 को नेगेटिव और R2 को पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जब आप लिक्विड में भी निकालोगे इसका फॉर्मूला, फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको और उससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है फिलहाल। तो आप भी मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके न्यूमेरिकल पे। ये एयर में मैंने बना लिया फॉर्मूला। अगर यही फॉर्मूला लिक्विड के लिए बनाना पड़ेगा आपको, फिर क्या बनेगा? 1/FL फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू, लिक्विड में जब लेंस को आप डुबाएंगे, अगर ये लेंस है और इसको लिक्विड में डुबाया तो लेंस के पास किरणें कैसे पहुंचेंगी? लिक्विड से ग्लास में जाएंगी। देखो मैं यहां पर हमने लिक्विड भर दिया ऐसा, तो क्या डायरेक्ट एयर से लेंस में लिक्विड प्रकाश किरणें चली जाएंगी? पहले एयर से लिक्विड में जाएंगी और फिर लिक्विड से ग्लास में जाएंगे। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर यूज करेंगे बेटा, वो यूज करेंगे μGL - 1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। जब एयर में हमने रखा तो डायरेक्ट एयर से किरणें इसमें पहुंच गई थी, और 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नहीं समझ आया? क्यों भाई? अब इसमें एक काम आपको ये करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए, 1/FA/1/FL करेंगे तो ये FL पलट के ऊपर आ जाएगा, और इस तरीके से फोकल लेंथ इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, इसमें जब बेटा आप डिवाइड करेंगे तो आप देखें 1/R1 माइनस 1/R2 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां बच पाएगा μGA माइनस 1 अपॉन μGL माइनस 1। अब आप देख रहे होंगे μGL डायरेक्टली वी हैव नॉट, हमारे पास μGL डायरेक्टली नहीं है। अगर नहीं है तो क्या इसका कोई तरीका है निकालने का? आंसर इज यस, वी हैव द मेथड। कैसे निकालेंगे? FA को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर FA को उधर भेजेंगे तो FL की वैल्यू क्या आएगी बताइए? FA इंटू ये μGA माइनस 1, इसको तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्यों? जरूरत भी नहीं हमको चेंज करने की, क्योंकि μGA मुझे मालूम है। ओ आई एम सॉरी, N मैंने लिखा है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है, आप म्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, μGA माइनस 1 अपॉन μGL को क्या लिखा जाएगा? μGL को लिखा जाएगा μGA अपॉन μGL माइनस 1। द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक LA, वायु के सापेक्ष द्रव का, ये इसका रहेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। और ये दोनों वैल्यूज बउआ आपको मालूम है। FL इज इक्वल टू, बउआ उसी में लगाओ भैया, यहां कहां लगाने लगे, एक साइड से लगा के आओ। और सटा के लगाओ, गिराओ नहीं बेटा, इसे उठाओ उठाओ के साइकिल अंदर लगाओ। अब आप इसमें वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो FL इज इक्वल टू FA, व्हाट इज FA? 20 सेंटीमीटर। μGA माइनस 1, μGA इज 1.5 माइनस 1, μGA 1.5 अपॉन μLA 1.6 माइनस 1। FL इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5 माइनस 1, 0.5। इसमें पॉइंट एक नंबर पे यहां हटा सकते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 16 बटे 16, 1/16 माइनस ये 16 यहां पर आएगा तो माइनस 1/16 बनेगा, तो -1 और जो बटे का 16 बनेगा ऊपर चला जाएगा। बताएं कोई डाउट आपको? ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 16 पंचे 80, 8 ही आया, और 20 अट्ठे 160 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा आंसर आएगा? नेगेटिव आएगा। तो एक चीज तो निकल करके आ गई, क्या निकल आ गई? लिक्विड के अंदर फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी देखो लिक्विड के अंदर। एक सवाल का जवाब मिल गया मुझे। अभी द्रव में लेंस की प्रकृति बतानी है, तो अब द्रव के अंदर लेंस की प्रकृति, द्रव के अंदर लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी कैसी आ रही है? देखिए माइनस आ रही है, और
मैं आपको बताऊं ये पहले कौन सा लेंस था? तो आप चाहें तो अवतल लेंस के लिए FA की जगह यहां क्या कर सकते हैं? आप सभी बच्चों को याद होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, याद आया ना आपको? तो देखो, चाहो तो आप पहले से नोट कर लो माइनस, या आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप समझना कुछ नहीं चाहते हैं तो पहले से ही माइनस लिख लो, बिकॉज दिस इज अ कॉन्केव लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो वी हैव पुट अ नेगेटिव साइन हियर, negative sign here, negative sign here, so it will be plus 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पहले ये लेंस अवतल था तो फोकस दूरी कैसे थी? माइनस। अब फोकस दूरी कैसे आ गई है? प्लस। और फोकस दूरी प्लस अवतल लेंस की होती है कि माइनस उत्तल लेंस की होती है? उत्तल लेंस की। इसलिए द्रव में लेंस की प्रकृति कैसी हो गई है? उत्तल लेंस की प्रकृति हो गई है। तो जो लेंस हवा में किसकी भांति व्यवहार करता था? अवतल लेंस की भांति, वो अब द्रव के भीतर किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति बिहेव करेगा। नहीं समझ आया? इसमें इन्होंने दिया है अवतल लेंस की भांति बिहेव करेगा, तो ये इनका गलत है। क्यों? आप ऐसे भी बेटा देख सकते हो, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है और द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसकी पावर भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें फोकस दूरी कम होगी। अगर पावर ज्यादा है तो ये इसका नेचर चेंज कर देगी और उत्तल लेंस की भांति ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। नहीं समझ आया? तो इस तरह से ये आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें आंसर कितना आ रहा है आपका? यही आ रहा है, उत्तल लेंस आ रहा है ना। इसमें गलत तो फिर दिया है, बहुत मिस्टेक है। आप इसके आंसर्स पे मत जाइएगा, ठीक है? पूरा कैन नॉट बी ट्रस्टेड 100%। 100% इसके आंसर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, इसलिए प्लीज आप अपने भरोसे पर लगाइए, अपनी सूझबूझ से सवालों को सॉल्व करिए, अपनी समझदारी से आंसर लिखिए। इसके आंसर पर मत जाइए, इसके आंसर पे हम 100% विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो हमने कहां तक कर लिया बेटा? 5 का तक कर लिया। अब आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे और भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अब वो कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।